नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में साहित्यिक निबंध व नाटक, उसमें प्यारे विद्यार्थी जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें निबंध संग्रह पुस्तक से निबंधों की विवेचना कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध पाठों के गद्यांशों की व्याख्या की जा रही है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन्हीं को हम ले रहे हैं। ये पाठ 4 निबंध भारत एक है, इसके निबंधकार है इस पाठ के भारत एक है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के ये इस निबंध से हमने विगत वीडियो में गद्यांशों की चर्चा की है। आज हम इनके आगे के गद्यांशों को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जो रचना भारत एक है, एक तरह से सांस्कृतिक एकता को निरूपित कर रही है, बताने की चेष्टा यहाँ पर की जा रही है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज का जो पद है ये राष्ट्रीय एकता में पहले ये बाधा थी, हम दिल्ली से फौज लेकर उसे तुरंत दबा सकते हैं, यहाँ तक है ये। और ये जो है प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से हैं पृष्ठ संख्या 57 पर है ये। राष्ट्रीय एकता में पहले ये बाधा थी कि पहाड़ों और ये आपका 57 नंबर पृष्ठ पर ऊपर से देखिए, मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई है और इनके कारण हम आपस में ही अजनबी के समान हो गए हैं। उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर के बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ, इसीलिए वहाँ भाषा भेद की घटनाएं उतनी नहीं अकलती। लेकिन अगर कोई उत्तर भारतवासी दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिणी भारतवासी उत्तर चला जाए तो वह अपनी मातृभाषा के सिवाय अन्य कोई भाषा नहीं जानता हो तो वह सचमुच ही बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भाषा की दृष्टि से भी विविधता है। तो उत्तर भारत का कोई व्यक्ति है वो दक्षिणी भारत की तरफ चला जाए तो वहाँ पर उसको भाषा की तकलीफ हो सकती है, मुश्किल में पड़ सकता है। भाषा भेद की ये समस्या हमारे राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि क्योंकि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, तो भाषा की जो ये भेद है, भाषा की एक रूपता नहीं होने के कारण हमारे राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है ये, ऐसा लेखक मानते हैं। आगे देखिए, यहाँ आगे अब देखिए कि राष्ट्रीय एकता में पहले ये बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था। राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा थी कि पहाड़ों और नदियाँ बीच में आ जाती थी और संपर्क नहीं होता था, एक लोगों का आपस में संपर्क नहीं हो पाता था। तो पहाड़ों और राष्ट्रीय एकता में बात आता है कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था, मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से यह बाधा दूर हो गई है। आज अगर देश के कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने से अनाज वहाँ तुरंत पहुँचा दिया जाता है, तुरंत दूसरा अनाज वो दूसरे कोने से पहुँचा दिया जाता है। और इसी प्रकार से पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता था तो राजा वहाँ का एक कोने में विद्रोह होता था तो दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा जल्दी सी फौज भेज करके उसे दबा नहीं सकता था, क्योंकि साधनों का अभाव था तो दबा नहीं सकता था और विद्रोह की सफलता से एक देश की एकता टूट जाती थी। लेकिन आज तो देश के चाहे किसी भी कोने में विद्रोह क्यों न हो जाए, हम दिल्ली से फौज भेजकर उसे तुरंत दबा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है, पृष्ठ संख्या 57 पर है प्यारे विद्यार्थियों। और इस पद में देखिए प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत अवतरण रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित निबंध भारत एक शीर्षक से लिया गया है। और इस निबंध में लेखक ने राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका उल्लेख किया है। साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि आज का जो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक प्रयासों से जो बाधाएं पहले थी वो अब नहीं रह गई है। ये बात भी बताना चाहते हैं कि वैज्ञानिक प्रयासों से जो बाधाएं पहले थी, यातायात की
इत्यादि, तो वह बाधाएं नहीं रही है। तो इस चीज़ को आप प्रसंग में लिखेंगे। व्याख्या में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि लेखक क्या कहना चाहता है कि राष्ट्रीय एकता में पहले ये बाधा था कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था। लांघना मतलब पार करना आसान नहीं था। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राचीन काल में भी राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए। राष्ट्र की एकता को स्थापित करने का अनेक लोगों ने प्रयास किया, समय पर प्रयास होते रहे, किंतु जब राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना सबसे बड़ी बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघा नहीं जाता था, कठिन काम था। और एकता तभी स्थापित हो सकती है जब एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर आसानी से जा सके, तब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क होगा, प्रेम भाव बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी। तो ये बात इसमें बताया है कि एकता तभी स्थापित होती है जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलतापूर्वक सहजता से आसानी से जा सके, और जब तक ये संभव नहीं होता तब तक आपस में दूरी बनी रहती है, जिससे आपसी जो प्रेम है, आपसी जो दृढ़ता है संबंधों की, वो नहीं रह पाती। तो ये बाधाएं हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दूरी अगर होगी तो उनमें फिर एकता नहीं हो सकती, अर्थात उनमें फिर वो प्रेम या जो संबंधों की दृढ़ता है वो मजबूत नहीं हो सकता। इस स्थितियों के अभाव में राष्ट्रीय एकता की कल्पना करना कठिन का काम है। ये काम कठिन है कि ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां हैं तो फिर इस राष्ट्रीय एकता की कल्पना करना कठिन है। लेखक ये भी बताता है आगे कि विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से अब बाधा नहीं है, कि आज विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग होने के कारण इस विज्ञान के कारण अनेक प्रकार के सुगम यातायात के साधन उपलब्ध हो गए हैं, और उन यातायात के साधनों से दूरियां खत्म हो गई है। ठीक है ना, दूरियां अब नहीं रही है, तो दूरी खत्म हो गई है। तो इन साधनों के कारण आवागमन की दूरियां दूर है, बाधाएं वो दूर हो गई है। हमारी भारतीय एकता की नींव वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। विज्ञान के द्वारा उपलब्ध की गई जो सुविधाएं हैं वो आज व्यक्ति एक देश से दूसरे देश तक, विज्ञान की इन सुविधाओं के द्वारा आज व्यक्ति एक देश से दूसरे स्थान पर देश तक आसानी से जा सकता है। यह आप हम सब जानते हैं, विज्ञान के कारण ये संभव हुआ है। तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। विज्ञान के इन आविष्कारों से, यातायात के साधनों से राष्ट्रीय एकता में फ़ायदा हुआ है, लाभ हुआ है। दिनकर जी एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने में अनाज तुरंत पहुंचा दिया जाता है। किसके माध्यम से? इन विज्ञान की यातायात के साधनों के माध्यम से। तो आज अगर देश में किसी स्थान पर, किसी देश का एक कोने में अगर अकाल पड़ गया तो दूसरे कोने से जहां पर अनाज धन धान्य पूर्ण है तो वहां से भेज करके तुरंत उस अकाल राहत है वो की जा सकती है, अर्थात अकाल के उस मार्ग को कम किया जा सकता है, अनाज आसानी से वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन इसी प्रकार से पहले जब किसी एक देश में कोना हो, तो किसी देश के एक कोने में अगर विद्रोह होता था तो दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा जल्दी से उस विद्रोह को दबा नहीं सकता था, क्योंकि उनके पास यातायात के साधनों का अभाव था। तो इस कारण से पहले जब किसी एक देश के एक कोने में कहीं पर विद्रोह होता था तो वहाँ उसको दूसरे कोने पर रहने वाला जो राजा था वह शीघ्रता से अपनी फौज को लेकर नहीं पहुँच सकता था और विद्रोह को दबा नहीं सकता था। परिणाम क्या होता था? इससे फिर राष्ट्रीय एकता में बाधा हो जाती थी। विद्रोह की सफलता से देश की एकता टूट जाती थी। ठीक है ना, तो विद्रोह होता और विद्रोह को दबा नहीं पाने के कारण क्या होता? देश में एकता स्थापित जो एकता थी वो टूट जाती थी। लेकिन आज तो देश का चाहे कोई सा भी कोना हो, कहीं को किसी भी कोने में विद्रोह होता हो, लेकिन आज फौज भेज करके तुरंत उसको दबाया जा सकता। दिल्ली से हम फौज भेज सकते हैं और उसको दबा सकते हैं। तो लेकर यहाँ पर कहते हैं कि आज तो देश के किसी भी कोने में विद्रोह को दिल्ली से फौज भेज करके आसानी से दबा सकते हैं। ये वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं। साथ ही साथ अब इन वैज्ञानिक साधनों से, आवागमन के साधनों से राष्ट्रीय एकता है वो काफ़ी जो है राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में काफ़ी मदद मिली है। अब वो बाधाएं नहीं रही है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए आवागमन के साधनों का बहुत योगदान है। ये आवागमन के साधन हुए हैं तब से ये राष्ट्रीय एकता में भी जो है भूमिका इनकी रही है। राष्ट्रीय एकता में प्रभाव पड़ा इसका, इस बात को यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। भाषा सरल सहज है और भावानुकूल है, ये सब लिख सकते हैं। भाषा सरल सहज है, भावानुकूल है। और शैली की बात करें तो इसमें विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैली विवेचनात्मक है, ठीक है। विवेचनात्मक शैली का ये गद्यांश सही है। भाषा सहज सरल है, भावानुरूप है, ये सब लिखेंगे। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें विचारों की एकता वाला इसमें भाषा के बारे में बताया है। ये भी आपका पृष्ठ संख्या 57 पर ही है, नीचे वाला गद्यांश है। तो इसमें थोड़ा सा मैं शुरू से ही थोड़ा पढ़ रहा हूँ। ये तो ये भारत की विविधता की कहानी। अब जरा ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है। विविधता है फिर भी एकता कहाँ है, ये कहाँ छिपी हुई है, इसके बारे में सोचना चाहिए। सबसे विचित्र बात तो ये है, यद्यपि हम अनेक भाषाएँ बोलते हैं, हमारे देश में भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती है, और जिसमें से 14 भाषा तो ऐसी है जिसे भारत सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। उस समय दिनकर जी के समय की बात है ये, अब ज़्यादा भाषाओं को मान्यता दे दी है, तो स्वीकृति दी है। ये भाषाएं हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी, उड़िया, असमी, पंजाबी, काश्मीरी और संस्कृत। किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली भावधारा हमारी एक ही है। चाहे भाषाएं कितनी भी रही हो, लेकिन हमारी भावधाराएं क्या है, एक है। और हम प्रायः एक ही तरह के विचारों तथा कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। हम यहाँ पर लेकर करें कि हम प्रायः एक ही तरह के विचारों की या कथा वस्तु को लेकर के साहित्य लिखा करते हैं। अब जो बंगाल में भी रामायण लिखी जा रही है, अवधी भाषा में भी लिखी जा गई है, मान लीजिए तमिल में भी लिखी गई है, अलग अलग भाषा में ये ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। तो इससे रामायण और महाभारत को लेकर भारत की प्राय सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलती है। रामायण और महाभारत को लेकर भारत की सभी भाषाओं में एकता मिलती है, क्योंकि इन दोनों ग्रंथों का सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो इस प्रकार से ये अद्भुत इनमें एकता मिलती है, क्योंकि इन दोनों ही काव्य सबके उपजीव्य रहे हैं, सबके उपकृत करने वाले रहे हैं, सबको इस भाषा में अनुवाद किया है। इसके सिवा अगर संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था, संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में जो साहित्य लिखा गया, वो उसका प्रभाव प्राय सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। यानी वह संस्कृत भाषा है वो सभी की जननी है, जड़ का कार्य करती है। इस प्रकार का यहाँ भाव व्यक्त हुआ है, यहाँ पर विचार लिखा है। और विचारों की एकता यहाँ से अंतरा है। ये विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं। भारतीय जनता की एकता के असली आधार कौन है? भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। चाहे दर्शन साहित्य कितनी ही भाषाओं में लिखा क्यों न जाए, लेकिन अंत में जाकर के वो एक ही साबित होते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि फारसी लिपि को छोड़ दे तो भारत की अन्य सभी लिपियों की वर्णमाला भी एक सी है। अगर फारसी लिपि को छोड़ दे तो लगभग सभी भाषाओं की वर्णमाला भी एक ही है, यद्यपि वह अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। यदि हम हिंदी को क ख आदि अक्षर पढ़ते हैं, वैसे ही ये अक्षर भारत की अन्य लिपियों में भी पढ़े जाते हैं, यद्यपि उनके लिखने का ढंग अलग हो सकता है, लिखने की जो तरीका है वो अलग हो सकता है, लेकिन है वो क ख ग ग ही होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाषा की विविधता में भी एकता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस पद्य को, इस गद्यांश को हम देखते हैं। तो प्रसंग में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण या गद्यांश रामधारी दिनकर जी की रचना निबंध भारत एक शीर्षक निबंध से लिया गया है। दिनकर जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भारतीय जनता में जो एकता की भावना है उसका मूल आधार दर्शन और साहित्य है। भारत की एकता का मूल आधार क्या है? भारत के दर्शन, भारत का जो दर्शन विज्ञान है या दर्शन है, भारत के जो दर्शन विचार है और साहित्य है, वो भारत की एकता के मूल आधार है। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं इसका। तो दिनकर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता न केवल धर्मपरायण है अपितु वह दर्शन और साहित्य से भी जुड़ी हुई है। और इससे क्या है कि भारतीय दर्शन न केवल भारत में अपितु विदेश में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत का जो दर्शन है वो विश्व प्रसिद्ध दर्शन है और उसको विदेशों में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता है। और हमारा दर्शन एकता की भावना से युक्त है। विशेषता ये है हमारे दर्शन की, हमारे साहित्य की, उसमें एकता की भावना निहित है। तो एकता की भावना से युक्त है। इसका कारण ये है कि हम लोग एक ऐसी शक्ति पर विश्वास करते हैं, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं कि हम ऐसी शक्ति का विश्वास करते हैं
जो सारी सृष्टि को संचालित करती है। हम ये जानते हैं कि कोई एक ऐसी जगत में शक्ति है जो सारी सृष्टि को संचालित करती है, नियंत्रित करती है और आवश्यकता अनुसार उसे हम एक सूत्र में बांधे रखती है। और हमारा यही विश्वास हमारे भारतीय दर्शन में भी, ये जो विश्वास है वो हमारे भारतीय दर्शन में मिलता है, हमारे साहित्य में मिलता है, वेद वेदांगों में दिखाई पड़ता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमारी पूरी सृष्टि को बांध करके रखती है, नियंत्रित करती है, एक सूत्र में बांधती है। तो इस प्रकार का दर्शन भारतीय दर्शन में देखने को मिलता है। और जिस देश में जो दर्शन प्रचलित होता है या प्रचलित रहता है उसका प्रभाव वहाँ के साहित्य पर भी पड़ता है। ये बात है, जिस देश का जो दर्शन होता है उस दर्शन का, उन विचारों का उसके साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसी आधार पर यहाँ पर दिनकर जी ने कहा है कि भारतीय जनता है वो, प्यारे विद्यार्थियों, उसकी भारतीय जनता की जो एकता का मूल आधार क्या है, वो भारतीय दर्शन है, साहित्य है। जैसा कि गद्यांश में लिखा है कि भारतीय एकता का मूल आधार क्या है, भारतीय दर्शन और साहित्य, ये भारत की एकता का मूल आधार है। और लेखक इसी प्रसंग में आगे बता रहा है कि हमारे यहाँ का दर्शन और साहित्य यहाँ की अनेक भाषाओं में लिखा गया। ये भी बात आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा जो दर्शन या साहित्य वो एक भाषा में, क्योंकि भारत भाषाओं में भी विविध है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। कश्मीर की काश्मीरी है, आसाम की आसामी है, उड़ीसा की उड़िया है, ठीक है ना, बंगाल की बंगाली है, और या महाराष्ट्र की मराठी है, अलग अलग राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, अलग अलग भाषाओं में भी विविधता है। तो इन विविधताओं में भी यहाँ पर क्या एकता है, क्योंकि अगर हम बात करें कोई ग्रंथ की, यहाँ के प्रसिद्ध ग्रंथ की, तो अनेक भाषाओं में यहाँ पर दर्शन और साहित्य लिखा गया। अगर गीता की बात करें, यदि हम गीता को भी ले तो वह संस्कृत में है, लिखी हुई क्या है, संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन उसका अनुवाद क्या है, कितनी भाषाओं में हो चुका है। उस गीता का अनुवाद मलयालम में भी हो चुका है, मराठा में भी, मराठी भाषा में, उड़िया भाषा, आसामी, गुजराती, सभी भाषाओं में हो चुका है। तो इस प्रकार से ग्रंथ एक ही है, भाषाएं अलग अलग है, अनुवादित हो चुकी है। इस कारण से यही स्थिति हमारे रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भाषाएं चाहे कितनी ही क्यों न हो, उनमें लिखा जाने वाला जो साहित्य है, जो दर्शन है, उसकी एक मूल भावना है। बस चाहे कोई सी भाषा में क्यों न कही जाए वो बात, भाव तो एक ही है, मूल भावना तो उससे एक ही। तो ये मूल भावना हमारी एकता का आधार है, ठीक है ना। ये मूल भावना ही हमारा क्या है, एकता का प्रमुख आधार है। और साथ ही साथ लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ध्यान देने की बात यह है कि अगर फारसी लिपि को छोड़ दें तो भारत की अन्य जितनी भी लिपियाँ हैं, लिखने वाली लिपि किसी भी भाषा की, तो वो भारत की उन भाषाओं की, जो विविध भाषाएं हैं भारत की, उनकी जितनी भी लिपियां हैं, उन सभी की वर्णमाला क ख ग तो सब एक से ही है। भले लिखने का ढंग अलग अलग हो, क को कोई और तरीके से लिखते हो, लेकिन उच्चारण में, उनको स्पष्ट करने में तो वो क ख ग ही काम में लेते हैं। तो ये एक ही है। इस प्रकार हमारी वर्णमाला भी सभी भाषाओं की एक जैसी सी है। लिखने में, बनावट में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भाव एक ही है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये था गद्यांश। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है, गद्यांश में भारत की जनता की एकता का आधार साहित्य और दर्शन बताया है। भारत की एकता का आधार क्या है, भारत का साहित्य, भारत की दर्शन, इसकी विवेचना की जा रही है। भारत की सभी लिपियाँ केवल फारसी को छोड़ करके सभी एक ही वर्णमाला में लिखी हुई है। भाषा सरल और सहज है। शैली, इसमें भी विवेचनात्मक शैली है। शैली कौन सी, इसमें भी शैली विवेचनात्मक है। तो इस प्रकार से ये विशेष वाला पॉइंट है, आपको लिखना है। बाकी प्यारे विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में और लेंगे। आशा करता हूँ कि ये दोनों गद्यांश आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। भारत एक है निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी का ये जो पाठ है, उनके आगे के गद्यांशों को लेकर के। तब तक के लिए आप इन गद्यांशों को ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इन व्याख्याओं को ठीक से समझेंगे और याद भी करेंगे। ये जो व्याख्याएं मैं करवा रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन्हीं को मैं ले रहा हूँ, पूरे पाठ को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप इनको ठीक प्रकार से तैयार करेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।